पैसा ही सब कुछ बन गया आज। तो इससे तारीख के पन्ने हम पलटेंगे तो ही पता चलेगा। जिस तरह आपने पॉलिटिकल करियर चुना, उस दौर में बहुत सारी पार्टियां भी थी, आपने जेडीएस को ही क्यों? तो अशोका ब्रिज का जो मामला हुआ था, आप उधर बैठकर जो एहतजाज किया, उसका क्या हुआ? जो प्लानिंग जो है वहाँ की है वो फेल लगती है। यहाँ आज तक ना मुसलमानों के लिए कॉलेज बना, ना हॉस्पिटल बना, ना कुछ सहूलियात बनी। ये ना होने का कारण क्या है? तो अगर एक नर्सरी चलाने की हैसियत है तो नर्सरी ही आप कायम कीजिए। आपको एक डिग्री कॉलेज चलाने की हैसियत है तो आप एक डिग्री कॉलेज कायम कीजिए। आपको हाई स्कूल बनाने की अगर ख्वाहिश है, हाई स्कूल बनाने की अगर ताकत है तो आप हाई स्कूल बनाइए। कौम में बेदारी कम है, जिम्मेदारी नहीं है। आज हमारा नौजवान क्यों अपना वक्त गेमों में, कुछ दूसरी चीज़ों में, गैर ज़रूरी चीज़ों में गुजार रहा है? क्यों उसके अंदर एक लीडर बनने की ख्वाहिश नहीं है, माशरे को बेहतर करने की ख्वाहिश नहीं है? आपका करियर बहुत मुश्किल और परेशानियों से गुजरे हैं आप। आपका पॉलिटिकल फील्ड में आना कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं सबसे पहले सुहील पॉडकास्ट के ज़रिए लोगों को मेरी जो सफ़र की मंजिल है जी, उसको आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत मुश्किल सफ़र, आपने जैसा कहा, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए, कारवां बनता गया। उम्मीद सबसे बड़ी चीज़ है, मायूसी कुफ्र है। जी, खुदा के देन में देर है, अंधेर नहीं है। दुनिया में हर चीज़ हासिल करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। जी, इसका एक मैं मिसाल हूँ सही। कि मेरा कोई वजूद नहीं है, फिर भी अल्लाह का करम है, बुज़ुर्गों की दुआ है कि आपके सामने जो भी मेरे हाथ से हो सका मैं खिदमत अंजाम दिया हूँ। कुछ चीज़ों में कामयाबी हासिल हुई, कुछ चीज़ों में नाकाम रहा। इसके लिए मुझे अफसोस नहीं बल्कि बेहतर बनाने की उम्मीद है। तो पॉलिटिकल फील्ड में जब आप नहीं थे तो कैसे ख्याल आया कि मुझे इलेक्शन लड़ना है या उस फील्ड में उतरना है? कैसे टिकट मिली? मैं पॉलिटिकल फील्ड में इलेक्शन लड़ने, कामयाबी हासिल करने मकसद बन करके नहीं आया। जी, आपको ये चीज़ बताना ज़रूरी है, जमहूरी मुल्क में अगर माशरे में कुछ खिदमत अंजाम देना है, कौम को बेहतर बनाना है, माशरे को बेहतर बनाना है, तो उसके लिए सियासी ताकत बहुत ज़रूरी है। सही। आज हर फैसला सियासी रुकन के ज़रिए तय पाया जाता है। आज लोगों को, ख़ासकर मुसलमानों को, इसका इल्म नहीं है कि सियासी क़ायद, सियासी नुमाइंदा क्या काबिलियत रख सकता है। आज हमारे कौम में बादफ्ता लोग ये समझते हैं कि इंतखाबात आते हैं, इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले बड़े मालदार होना चाहिए, वो बिला झिझक पैसा खर्च करने की ताकत रखना चाहिए, तब जाके वो कामयाब हो सकता है। ऐसे अंधेरे में रहने वाली कौम अपने हुकूक को खो बैठती है। हुकूक हासिल करने के लिए कुर्बानी देना ज़रूरी है। हुकूक के ज़रिए कामयाबी हासिल होती है। आज आप रियासत कर्नाटक में देखा जाए तो हमारी कौम अक्सरियत में होने के बावजूद भी सियासी नुमाइंदे बहुत कम तादाद में कामयाब होते हैं। जी, सही। इसकी वजह हमारे अंदर बेदारी नहीं है। जमहूरी मुल्क में नुमाइंदे की ताकत का अंदाज़ा हमें नहीं है। ये सारी चीज़ों का मायना करते हुए मैं बहुत साल से सियासी मैदान में सियासी खिदमत अंजाम देने वाले सही जो क़ायद है उनके साथ मैं खिदमत करते आया।
कि मैं ये उम्मीद लेके नहीं खिदमत किया कि मुझे कारपोरेटर बनना है, मुझे एमएलए बनना है, ये उम्मीद लेके मैं काम नहीं किया। बल्कि इनके साथ अगर मैं काम करूंगा तो कौम को कुछ बेहतर बना सके, कौम को कुछ इंसाफ दिला सके, कौम के लिए बेहतरी काम कर सके, ये उम्मीद से मैंने सियासत में जुड़ के काम किया। अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमें मौका इनायत फरमाया कि इंतखाबात में हिस्सा लेने का। एक सियासी पार्टी का नुमाइंदा होकर मैं लोगों के सामने इंतखाबात में हिस्सा लिया और मेरे हाथ से जो हो सका मैं कौम को खिदमत करने की कोशिश किया। जिस तरह आपने पॉलिटिकल करियर चुना, उस दौर में बहुत सारी पार्टियां भी थी, आपने जेडीएस को ही क्यों चुना? देखिए, जेडीएस आज अलग रुख पे पलट कर काम कर रही है, लेकिन आप तारीख के पन्ने पलट कर अगर देखेंगे तो आज हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की भलाई बहबूदी का डंका बजाते हुए कांग्रेस पार्टी हरकत में है, रियासत में आज हुकूमत में है, तो हमारे बहुत सारे मुफाद परस्त लीडरान जो कांग्रेस पार्टी से इस कौम का जो नुकसान हुआ उसके पन्ने नहीं पलटे। सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपनी मुफाद के लिए उस पार्टी का ताहीद करते आए। आज हिंदुस्तान में आज़ादी मिलने के बाद 77 साल गुजर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी हुकूमत में होने के बावजूद इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर के दौर में नसबंदी का जो कानून लाया गया उसमें मुसलमानों का नुकसान। 92 में कांग्रेस सेंट्रल में हुकूमत में थी, बाबरी मस्जिद ढाई गई, हिफाजत करने में कांग्रेस नाकाम रही। मुसलमान तबके के लिए रहनुमाई लेकर के भला बहबूदी की बात करते हुए इस कौम को वोट बैंक बनाकर जो इस्तेमाल किए, इस कौम को सही इंसाफ नहीं दिए कांग्रेस वाले, कांग्रेस पार्टी से। तो उससे हट करके अगर रीजनल पार्टीज का आप जायजा लेंगे, जनता दल, आज जनता दल सेकुलर है, लेकिन माजी में जनता दल पार्टी कर्नाटक रियासत में जब जनाब देवेगौड़ा साहब यहाँ पर सीएम बने, उस वक्त बहुत सालों की जो फरमाइश थी वो हमारे कौम का 4% रिजर्वेशन देने का मामला, उसे आपने अंजाम दिया। उससे पहले हुबली ईदगाह का आपने मसला तारीख के पन्नों से मालूमात कर सकते हैं जी। एक मसले को मसला बनाकर ही हमेशा इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने की कांग्रेस पार्टी कोशिश करते आ रही थी। जैसे जनता दल कामयाब हुई, सबसे पहले वहाँ जो सेंट्रल मिनिस्टर जनाब सीएम इब्राहिम साहब, उससे पहले रियासत कर्नाटक के जनता दल के सदर होकर खिदमत अंजाम दे रहे थे, उनके साथ में हुबली में जा कर के वो 20-25 साल का जो मसला था उसको हल करने में कामयाब हुई जनता दल। उसके बाद में मुसलमानों के जो भी मसले थे उसको खरा उतर के जो मुसलमानों के हुकूक देने की बात आई, तो पहले सफ में जनता दल काम करते आ रही थी, दोगली पॉलिसी कभी अपनाई नहीं। तो इसको देखते हुए जो तारीख में 1947 से लेकर 1994 तक जो मुल्क के हालात थे उसमें मुसलमानों के नुकसान क्या हुए, और रीजनल पार्टी जो जनता दल, जनता पार्टी, जनता दल सेकुलर, जनता दल यूनाइटेड, इसके ज़रिए हमारे लिए और दीगर कौमों के लिए जो सोशल जस्टिस देने का काम करते आ रही थी, उस पार्टी को हम देखकर, और हमारे कायद जनाब सैयद सैफुल्लाह साहब और जनाब इब्राहिम साहब, रोशन बेग साहब और भी बहुत सारे लीडरान उसी पार्टी में खिदमत अंजाम दे रहे थे। मैं उनके साथ में कारकुन होकर के सियासी सफ़र को मैंने तय किया। तो कांग्रेस पार्टी में जाकर अपनी मुस्तकबिल की फ़िक्र या इक़्तिदारी की फ़िक्र ना करते हुए जिस पार्टी से हमारे कौम का हमेशा नुकसान होते आया, उस पार्टी से दूर रहना ही बेहतर समझकर मैं कभी कांग्रेस पार्टी की तरफ रुख नहीं किया।
वही कांग्रेस पार्टी की सेंट्रल हुकूमत ने एक कमीशन बिठाया कि मुसलमानों की हालात हिंदुस्तान में किस हालत पे है इसका जायजा लेने के लिए राजेंद्र सच्चार साहब की एक कमेटी बना करके उसको तहकीक किया। तहकीक करने के बाद वो जो कमेटी रिपोर्ट दी 2006 में, वो कमेटी रिपोर्ट दी कि आज बद से बदतर हालात मुसलमान कौम की हिंदुस्तान में है। इसको बेहतर करने के लिए एजुकेशन में, इकोनॉमिक में, पॉलिटिकल में इनको इंसाफ मिलना चाहिए। तो 2004 से 2009 तक कांग्रेस पार्टी यूपीए सरकार हिंदुस्तान में हुकूमत में रही। फिर दोबारा आपने सचार कमेटी को पेश किया। ये सचार कमेटी के हिसाब से मुसलमानों की भलाई बहबूदी करने का हम बेड़ा उठाएंगे करके वादा किया। फिर 2009 में इस हिंदुस्तान की मुस्लिम कौम ने बिला झिझक कांग्रेस पार्टी को दोबारा ताउन किया। तो 2014 तक आपने हुकूमत में रहा। कुल सच्चार रिपोर्ट आने के 8 साल के अरसे में आपने मुसलमानों की भलाई बहबूदी का कोई काम नहीं किया। बेहतरी जो तालीमी माशरे में, सियासी माशरे में मुसलमानों को ऊपर लाने के लिए बेहतर फैसले नहीं लिए। इस वजह से जो है आपकी 10 साल की हुकूमत ख़त्म होकर के हिंदुस्तान में बीजेपी हुकूमत में आई। तो अगर सच्चार रिपोर्ट पे आप काम करते तो आज हिंदुस्तान में जेलों में मुसलमानों की तादाद इतनी नहीं होती, आज साइकिल को पंचर डालने वालों की तादाद इतनी नहीं होती, मेहनत मजदूरी करने वालों की तादाद इतनी नहीं होती। आज हर बुराई के जो फील्ड है इसमें मुसलमान नौजवान अपनी अक्सरियत का सबूत दे रहे हैं। मगर ग्रेजुएशन के लिस्ट में, इकोनॉमिकली लिस्ट में और गवर्नमेंट जॉब की लिस्ट में हम लोग जो है बहुत पिछड़े हालत में हैं। सही। तो सबसे पहले लोगों को लालच देना ज़रूरी नहीं है, लोगों को रोज़गारी देना ज़रूरी है कि उसकी मुस्तकबिल बन सके, वो अपने घर को, अपने बिरादरी को सुधार सके। तो ऐसा काम कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के हक में नहीं किया। तो सिर्फ और सिर्फ आपने सिर्फ कोशिश करने के बहाने बनाते हुए हमारी हालत को ऐसे ही बरकरार रखा कि बीजेपी हम हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए खुला दुश्मन, सही। कांग्रेस पार्टी हमारे लिए बगल का दुश्मन। आज साउथ इंडिया में, टोटल साउथ इंडिया में अगर सियासी जायजा लिया जाएगा तो सबसे बुरी हालत रियासत कर्नाटक में मुसलमानों की। इसकी वजह यह है, कहीं भी अगर आपके पास तीसरी ताकत नहीं है तो आपके ऊपर खरा फैसला होगा कि बीजेपी वालों का यह फैसला रहेगा कि मुसलमान हमको वोट नहीं देंगे, कांग्रेस वालों का यह फैसला रहेगा कि हमको छोड़कर आप किसको देंगे। सही। तो आपकी वोट की वैल्यू वहां पर खत्म हो जाए। उसी जगह पर अगर तीसरी ताकत अगर हो तो आपके वोट की वैल्यू भी बढ़ेगी, आपकी भी कदर बरकरार रहेगी। जैसा कि आप केरला में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जहाँ पर भी जो रियासती पार्टियां काम कर रही हैं वहाँ पर मुसलमानों के लिए जो भी फैसले लेना है हुकूमत को मजबूरन लेने की नौबत आई है। जैसा डिप्टी सीएम का पौधा हो, जैसा एक से बढ़कर एक मिनिस्ट्री हो, ये सब जो है वहाँ पर हासिल कर रहे हैं। इसकी वजह यह है यहाँ या बीजेपी का या कांग्रेस का प्रेजेंटेशन नहीं है, रीजनल पार्टी की ताकत। सही। तो यहाँ कर्नाटक में कांग्रेस के कुछ लीडरान मनसूबाबंदी करके रीजनल पार्टी को ख़त्म कर दिया। 2018 में बिल्कुल कांग्रेस से मुसलमानों को करीब लाने के लिए, जनता दल से दूर करने के लिए आपने कामयाब हासिल किए। 2023 में यही हाल रहा। अगर आप जनता दल को वोट देंगे तो बीजेपी आ जाएगी। इसी नारे पे 2018 में जो हाली हुकूमत में जो काम कर रही थी कांग्रेस पार्टी, शिकस्त खाए के वहां पर अलायंस गवर्नमेंट आई। अलायंस गवर्नमेंट आई तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी वालों ने देवेगौड़ा साहब के घर पहुंचे, हम बिना शर्त आपको ताउन करेंगे, हुकूमत आप कायम कीजिए।
बीजेपी को हुकूमत में आने से रोकिए। तो अगर उस वक्त देवेगौड़ा साहब अगर दिल करते तो बीजेपी के साथ पूरे 5 साल इख्तियारी में होते। तो आपने सेकुलर का नारा बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ बहुत सारे शर्तों के साथ आपने हुकूमत कायम किए। जनाब कुमार स्वामी साहब चीफ मिनिस्टर बन के जैसे ही वो सीट पे बैठे तो कांग्रेस पार्टी के लीडरों का जुल्म उनके ऊपर हर दिन बढ़ता गया। 14 महीने के बाद जो मुसलमानों के वोटों से कामयाब हुए कांग्रेस के 17 एमएलए, जनता दल के 3, कांग्रेस के 14, ये 17 लोग जो है यहाँ से मुंबई जाके मंसूबाबंदी करके कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत को कायम किया। तो मुसलमान उस वक्त जनता दल को वोट नहीं दिया, बीजेपी को वोट नहीं दिया, सारा वोट कांग्रेस को दिया था। फिर बीजेपी की हुकूमत आने में कांग्रेस का मदद शामिल रहा। ये सियासी फायदे के लिए लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए, उनके हुकूक उनको दीजिए। जो ग्रेजुएट्स है उनको रोजगार दीजिए, जो बेकार नौजवान है उनके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए एम्प्लॉयड डेवलपमेंट का काम कीजिए। ये छोड़ करके आप बीजेपी को दिखा करके डराना, जनता दल को साइड लाइन करके कांग्रेस को अपर लाइन में लाने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ों से यहाँ पर मुसलमानों की भला बेबूदी में बहुत बड़ा नाकाम हासिल करने का जो मौका बना है। जेडीएस पार्टी से आपने कितनी बार इलेक्शन लड़ा? मैं जेडीएस पार्टी से 2 बार कारपोरेटर का इलेक्शन लड़ चुका हूँ, 2 बार असेंबली का इलेक्शन लड़ चुका हूँ। इसमें आपकी जीत? शहर दावनगेरा में जो ताकत है, पैसे के बल पर जो सियासी कामयाबी हासिल करते आ रहे हैं जी, ऐसे बड़ी ताकतों के सामने इलेक्शन का फेस करना ही एक बड़ा कामयाबी समझता हूँ। क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक हर जगह पैसे के जोर पे यहाँ पर इंतखाबात कामयाबी हासिल करते आ रहे हैं। इंतखाबात तो इंतखाबात कामयाब होने के बाद हल्के की भला बेबूदी, लोगों की भला बेबूदी उनके लिए ज़रूरी नहीं है और लोगों में बेदारी भी नहीं है। आज इंतखाबात इलेक्शन का मतलब समझते हैं कि पैसा देना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका पैसा उसका वोट। जी, इससे इंसाफ नहीं मिलेगा। हमारी सियासी कैरियर में हम पैसे को ताकत बनाकर इख्तियारी हासिल करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सियासी नुमाइंदा बनने के लिए लोगों का अगर ताउन रहा तो लोगों की खिदमत सही होगी। अगर पैसे का ताउन रहा तो वो पैसा बनाने के लिए मेहनत करेगा, लोगों की भला बेबूदी का काम बिल्कुल नहीं करेगा। आज आपके आंखों के सामने, आपके शहर में, आपके हलके में ये सारे चीज़ों का जायज़ा आप लेंगे तो आपको पता चलेगा एक ही फैमिली वाले 30 साल से यहाँ हुकूमत करते आ रहे हैं, एमएलए बने, एमपी बने, मिनिस्टर बने, आज तक यहाँ पर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल कायम नहीं हुआ इस हल्के में, एक डिग्री कॉलेज यहाँ पर कायम नहीं हुआ, एक आईटीआई कॉलेज यहाँ पर कायम नहीं हुआ। हुकूमत से जो चीज़ मिलना है वो चीज़ आज तक यहाँ पर नहीं मिली। इसकी वजह यह है कि उन लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस है, इलेक्शन आएगा, हम पैसा बांटेंगे, हम कामयाब होंगे। आपके लिए काम करना क्या ज़रूरी है? हाल ही में आप यहाँ पर एक करीब में स्टेडियम बना है, अगर उसका आप जायज़ा लेंगे तो आपको पता चलेगा शहर का सारा यूजीडी का गिलाजत वहाँ पर स्टोर करने के लिए ओपन पॉइंट्स किए गए थे। उसके लिए हमने बहुत सारी मेहनत करके उसको हटाने की मांग करके हुकूमत के मुखालिफत में एहतजाज करके उसको हटाया गया। उस 23 एकड़ जगह में SBR टेक्नोलॉजी का यूजीडी प्लांट्स 10 एकड़ में बना। बची 13 एकड़ जगह में क्या करना है, कैसे करना है, ये पहले से ही हम प्लान करके 6 एकड़ का यहाँ पर एक स्टेडियम कायम करने की मांग करते हुए उसको 2011 जून 29 के कॉरपोरेशन जनरल बॉडी मीटिंग में पास करवा के प्लान भी बनवाया था। लेकिन 2017 में उस जगह को
एक स्लम बनाने के लिए हुकूमत में जो मिनिस्टर एमएलए थे वो लोगों की कोशिश रही, लेकिन हम बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो लोग थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तो इसके लिए हमें स्टेट हाई कोर्ट को जा करके मुकदमा दाखिल करना पड़ा। 14 महीने वो मुकदमा चलने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि उस जगह पर स्टेडियम ही कायम होना है, ये स्टेडियम के लिए काबिल है बोल करके हुकूमत हाई कोर्ट ने फैसला दिया। उस फैसले के बुनियाद पर जब बीजेपी हुकूमत कर्नाटक में थी, स्मार्ट सिटी का काम चल रहा था, उस बीजेपी हुकूमत के वक्त में पूरे 100% मुस्लिम एरिया में 10 करोड़ रुपया का जो फंड लाके स्टेडियम कायम करने में हम बहुत मेहनत करके उसको हासिल किए। वहाँ पर हेगड़े नगर शिफ्टिंग करना करके था, वो फिर कैंसल हुआ, फिर उधर कुछ कर रहे थे, क्या उसका कुछ मसला है? हेगड़े नगर का मसला ऐसा है, वो लोग 35 साल से जी बेघर होने के बावजूद रास्ते पे जिंदगी बसर कर रहे थे। सही। जो उनको हर इलेक्शन में उनको एक दिलासा दे के वोट हासिल करने वाले सियासी नुमाइंदे उनके लिए इंसाफ नहीं किए। सही। हम उनके पीछे बहुत मेहनत किए, तो उन लोगों को वहाँ से हटा करके जो कायम जगह नहीं थी वहाँ से निकाल करके फिर एक गैर कानूनी जगह पे उनको तैनात किया जा रहा था। तो हमारी मांग ये थी, 35 साल ये लोग यहाँ पर तकलीफ मुश्किल ज़िंदगी गुजारे हैं, अगर यहाँ पर आप इनको ज़िंदगी बसर करने की इंतज़ाम अगर करना है तो मुकम्मल दाखिले के साथ इनको कीजिए, क्योंकि हुकूमत में उसके लिए कानून में उसके लिए इजाज़त नहीं है। जो एसटीपी प्लांट होता है वहाँ से 330 फीट से ज़्यादा दूरी में लोग बसर करना है, उसके अंदर लोग बसर करने के लिए इजाज़त नहीं है। ये जानकारी रखते हुए भी कुछ सियासी नुमाइंदे वहाँ पर एक स्लम क्रिएट करने की कोशिश किए, ना कि उनको मुकम्मल अपना एक मुकाम बनाने की उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। तो हमारी मांग थी, अगर यहीं पर देना है तो दाखिले के साथ दीजिए।